Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to today's lecture. In this tutorial, we will discuss four topic of our course and that is anatomy of software house. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि anatomy क्या है. अगर हम anatomy of software house की बात करें, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हाउस का जो फुल फ्लेज स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या कहलाएगा? एनाटॉमी कहलाएगा. तो आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक कंपनी जो है या सॉफ्टवेयर हाउस जो है वो क्या होता है. इसके बाद हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे. अब उसमें जो उसके मेंबर्स होंगे, आपने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, प्रोजेक्ट का आपने जो आपका जो बजट है आपने उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, जो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको आपने कैसे मॉनिटर करना है. इसके बाद हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि एक हाइपोथेटिकल कंपनी है. हाइपोथेटिकल कंपनी मीन्स जो कि एक हाइपोथेसिस पे बेस कर रही होती है. एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जो हाइपोथेसिस पे बेस कर रही है. उसको 10 years ago 4 फ्रेंड्स ने फाउंड किया है, डेवलप किया है. और ये जो 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी को फाउंड किया है, वही 4 फ्रेंड्स क्या हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या आप उसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कह सकते हैं. और बाद में इन्होंने क्या किया था कि 2 और पर्सन जो हैं वो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हायर किए हैं. इसके बाद क्या है कि कंपनी है क्या, कंपनी की स्पेशलाइजेशन क्या है कि वो एक ऐसी जो प्रोडक्शन करती है या ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करके देती है जो ऑन डिमांड होते हैं. bespoke सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर बनाती है क्लाइंट्स के लिए. और ये जो कंपनी है ये बेसिकली पहले ही फेमस है किस लिए कि उनकी जो वर्किंग है वो हाई क्वालिटी की है. उसके बाद क्या है कि इस कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो लंदन में है और बाकी कंट्रीज में भी सिर्फ 3 कंपनीज है, मैनचेस्टर है, डल्फ है, नीदरलैंड है, यहाँ पर इसकी ब्रांचेज हैं. इसके बाद अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपनी के स्ट्रक्चर में क्या आता है कि सबसे पहले आपका चेयरमैन आता है. उसके बाद आपकी मैनेजिंग डायरेक्टर्स में आपके जो डायरेक्टर्स हैं उसको कैटेगराइज किया जाता है. सबसे पहला क्या है जो आपके फाइनेंशियल को मैनेज करता है, फिर ऑपरेशंस को मैनेज करता है, सेल्स एंड मार्केटिंग को मैनेज करता है, टेक्निकली चीज़ों को जो देखता है वो उस डायरेक्टर का या उस मैनेजर का क्या काम है. इसके बाद ओवरसीज और ये जो हमारा ऑपरेशन मैनेजर है इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, ग्रुप्स आते हैं और पर्सनल आते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस डायरेक्टर्स. ऑपरेशंस डायरेक्टर बेसिकली ये नाम से ही जाहिर है कि वो डायरेक्टर है जो आपकी कंपनी की ऑपरेशंस का रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब ऑपरेशंस क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया ये कंपनी क्या है कि ये कंपनी डेवलपमेंट कर रही है, मींस प्रोजेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करके दे रही है, सॉफ्टवेयर बना के दे रही है. तो इस कंपनी में ऑपरेशंस क्या होंगे, उसकी डेवलपमेंट होगी. ठीक है, कोई जो भी प्रोजेक्ट उसको मिला हुआ है तो ये डायरेक्टर की जो आपका ऑपरेशन डायरेक्टर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने इंश्योर करना है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्टरली कंप्लीटेड हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इसके बाद क्या है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको जो जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो प्रोवाइड करना भी ऑपरेशन डायरेक्टर का काम है. जितने भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपकी कंपनी को मिले हैं उन सब की जो जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जो उनके लिए जो जो रिसोर्सेज हैं, जो जो रिक्वायरमेंट्स है डेवलपर्स की, वो किसने पूरी करनी है, ऑपरेशंस डायरेक्टर ने. इसके बाद क्या है पर्सनल रिपोर्ट सेम, मीन्स के ये जो रिसोर्सेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपके काम के लिए इनकी आपने रिपोर्ट भी देनी होती है. नेक्स्ट हमारा क्या है टेक्निकल डायरेक्टर. टेक्निकल डायरेक्टर क्या है जो टेक्निकली चीज़ों को हैंडल करता है. अब टेक्निकली चीज़ें जो आती हैं उसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले उसमें आता है क्वालिटी मैनेजमेंट. ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी को किसने इंश्योर करना है, टेक्निकल डायरेक्टर ने. उसके बाद अब उसकी क्वालिटी को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आप अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किसका काम होता है, टेक्निकल डायरेक्टर का. कि आपने अपनी कंपनी को उस लाइन पर लेके आना है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल हो. ठीक है, आपने वो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी, आपकी कंपनी के लिए भी बेनिफिशियल होंगी, जो आपकी कंपनी को एक ट्रैक पे लेके आएगी. ये सारी चीजें जो है ये कैसे पता चलेंगी, जब तक आप रिसर्च करेंगे. और ये रिसर्च करना किसका काम है, टेक्निकल डायरेक्टर का काम है. इसके बाद क्या है कि अगर आपने अपनी कंपनी की एडवर्टाइजिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है तो आपने उसको टेक्निकल लेवल पे करना है. इट मीन्स कि अगर आप अपने कंपनी में से कोई एक पर्सन है जिसको आप कॉन्फ्रेंस में भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप कोई पर्सन है, ठीक है, कोई भी आपका डेवलपर है, कोई भी आपका स्टाफ है, उसको टेक्निकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो ये सारी चीजें किसने मैनेज करनी है, टेक्निकल डायरेक्टर ने. उसने सबसे पहले देखना है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी क्वालिटी उसने चेक करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स को जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं हमारे हाई
क्वालिटी को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वो कैसे गेट करेगा? ये रिसर्च के थ्रू। इसके बाद अगर आपने अपनी कंपनी की मार्केटिंग करनी है, उसके बाद जो आपके स्टाफ हैं उसको अपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी हैं? टेक्निकल डायरेक्टर की हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात की थी, तो इसमें क्या है कि हम साइनाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टाइप की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कंपनी भी हो सकती है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम कहें कि पहला जो है हमारा क्या है कि फंक्शनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब फंक्शनल डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले स्ट्रक्चर की बात की, उसमें हमारे पास डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। हर डायरेक्टर की क्या है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर डायरेक्टर का अपना एक फंक्शन है। तो फंक्शंस के बेस पे हमने क्या किया है? हमने एक स्ट्रक्चर दिया है अपनी कंपनी को। इसके बाद क्या है? ज्योग्राफिकल एलिमेंट। अब ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जो हम ओवरसीजली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो ज्योग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? ये आपके ओवरसीज जो डायरेक्टर होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी कि सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहां पर आपकी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो सेंट्रल लेवल पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो आपका क्या होता है, बेसिकली ये किसी एक लोकल लेवल पर बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम सेंट्रलाइजेशन की यहाँ पर बात करें तो सेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज या प्रोसीजर जो होते हैं वही हम यूज करते हैं, लेकिन ये जो सेंट्रलाइजेशन रूल्स या पॉलिसीज होती हैं ये हम कंपनी के एक पार्ट में बनाए जाते हैं, लेकिन उन सारे रूल्स को जनरली पूरी कंपनी पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद अगेन अगर हम देखें सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को, अगर हम एज अ थ्योरेटिकल बात करें तो आपका जो स्टाफ है, ठीक है, उसमें एक सेंस होनी चाहिए कि उसने कौन से ग्रुप को बिलोंग करना है, ठीक है। जैसे उसको कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको अपने ग्रुप का पता होना चाहिए। और इसके बाद क्या है कि उसने अपने ग्रुप मैनेजर को रिगार्ड करना, मीन्स उसको रिस्पेक्ट करनी है, जो उसने कहना है उसकी बात उसे माननी है, क्योंकि ये जो आपका मैनेजर है, ठीक है, वो आपकी कंपनी के करियर का रिस्पॉन्सिबल वही होता है, ठीक है। वो आपकी रिपोर्ट आगे जो हायर अथॉरिटी है उसके पास लेके जाएगा तो ही आपको प्रमोशन मिलेगी। इसके बाद क्या है, ये जैसे हमने कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, कि एक ग्रुप ये है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसने ये प्रोजेक्ट बनाना है। मल्टीपल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, और वो मल्टीपल जो ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। समटाइम ऐसा होता है कि जो हमने ग्रुप्स जो है वो बनाए होते हैं वो जिस प्रोजेक्ट के लिए हमने असाइन किए होते हैं वो उसके लिए इनफ नहीं होता, हमें कुछ एक्सपर्टीज जो होती हैं वो आउटसाइड से भी चाहिए होती हैं। तो ऐसा इस सेंस में क्या होना चाहिए कि अगर आपको ऐसी एक्सपर्टीज चाहिए जो कि दूसरे ग्रुप के साथ बिलोंग करी है तो वो जो एक्सपर्टीज है उसको आपके ग्रुप को हेल्प आउट करना चाहिए। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात है, अगेन वही कि हम जो सेंट्रलाइजेशन रूल्स हैं वो उसको हम एक कंपनी के एक ग्रुप में बनाते हैं, लेकिन हम उसको फुली अपनी पूरी कंपनी पे इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि अपने स्टाफ को मैनेज करना है तो हमने स्टाफ की मैनेजमेंट कैसे करनी है। हमारी कंपनी में कुछ एम्प्लॉयज जो है पहले से भी होते हैं, कुछ हम न्यू हायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने लिखा हुआ है आउटसाइडर, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिसमें नए एम्प्लॉयज भी हैं और पहले से जो एम्प्लॉयज मौजूद हैं वो भी हैं, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? आउटसाइडर कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अपने स्टाफ को मैनेज करना है तो उसकी मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने उसके अप्रेजल का ध्यान रखना है, ठीक है। अब अप्रेजल में जो आप पॉइंट्स बना सकते हैं वो क्या है कि जो आपके एम्प्लॉयज की अचीवमेंट है, ठीक है, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग देयर वर्क या रिगार्डिंग देयर प्रोजेक्ट, वो आपने क्या करनी है? उसको आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपका जो मेंबर है उसको पता होना चाहिए कि उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और अगर उसको प्रमोशन की जरूरत है तो उसको क्या करना चाहिए, मजीद उसको क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी चाहिए या अपने वर्क को कैसे अप लेवल पे लेके जाना चाहिए। इसके बाद क्या है कि आपने जो आपके स्टाफ मेंबर हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके करियर डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर प्लान्स आपने बनाने हैं, ठीक है। सिर्फ प्रॉपर अपने प्लान बनाने नहीं है बल्कि आपने क्या करना है? उनको रिव्यू भी करना है। उसके बाद क्या है कि कंपनी और जो भी आपका स्टाफ है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि उसके वर्क के अबाउट कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या ओपिनियन है, ठीक है, कि वो कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर जो आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको पॉइंट ऑफ व्यू जो है डायरेक्टर का वो पता होगा तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर तो वो पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं है तो वो क्या करेगा? उसको मजीद अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन उसका ऑलरेडी अच्छा है तो वो क्या करेगा? उसको और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेगा।
नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब हमने बजट प्रोड्यूस करना है कंपनी का, ठीक है, तो उसको हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है, ठीक है, जो फुली आपकी कंपनी जो होती है वो फुली आपके बजट पे बेस कर रही होती है, ठीक है। जब आपने अपने बजट को प्रोड्यूस करना है तो उसमें आपने दो चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। आपने पहले में क्या देखना होता है, टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ, दूसरा नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ। आप टेक्निकल और रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ क्या होता है, वो स्टाफ है जो आपके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, मीन्स जो आपकी डेवलपमेंट में रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, जो आपका मीन्स जो आपके प्रोजेक्ट जो है वो बना रहा है, ठीक है। अब ये जो आपके डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, इनको रिसोर्सेज जो है ये बताना, ये प्रोवाइड करना किसका बेसिकली काम होता है, ये एचआर का काम होता है। लेकिन ये जो नॉन रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ है, इसमें आपका कौन सा स्टाफ आता है, ये हमारे जो अकाउंट के बंदे होते हैं, ठीक है, हमारे एचआर के जो मैनेजमेंट के बेसिकली जो बंदे होते हैं, उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने सिर्फ आपकी चीज़ों को मैनेज करना होता है, ठीक है, मैनेजमेंट करके और जो रिक्वायरमेंट होती हैं रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ की उनको वो प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जो आपका वाइटल रोल प्ले करता है आपकी कंपनी की एनहांसमेंट में, वो आपका रेवेन्यू अर्निंग स्टाफ होता है, ठीक है, क्योंकि उनके ऑपरेशंस पे आपकी जो कंपनी है उसकी प्रोग्रेस जो है डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अगर हमने बजट प्रोड्यूस कर लिया है उसके बाद क्या है कि जो हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको हमने कैसे मॉनिटर करना है, ठीक है, उसको आपने कैसे मॉनिटर करना होता है, जो आपने बजट डिफाइन किया होता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। अब देखें इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, अब उस मल्टीपल डायरेक्टर्स में क्या है कि उनको हमने क्या दिया है, एक हमने ग्रुप दिया हुआ है, मीन्स हमने उनको कैटेगराइज किया हुआ है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हुई है। तो हर मंथ आपने क्या करना होता है कि हर डायरेक्टर की, हर ग्रुप की आपने इनकम और उनके जो एक्सपेंडिचर है उनको आपने कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर उसमें जो है कोई डेविएशन आ रहा है, ठीक है, कोई फ्लक्चुएट कर रहा है, मीन्स जो आपका बजट था उससे वो राइज कर रहे हैं या उससे फॉल कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी आप एवरेज लाइन पे नहीं रहते, या तो आप उसको आपका जो बजट होता है वो राइज कर जाता है या वो फॉल कर जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि अगर आपका बजट डेविएट हो रहा है तो इसमें सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने देखनी है कि उसके रीजंस क्या हैं, ठीक है, फिर आपने अकॉर्डिंगली एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस सिंपल प्रोसीजर्स प्रेजेंट्स मैनी डिफिकल्टीज, ठीक है, कि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कोई इतना सिंपल नहीं है। अब इतना सिंपल नहीं है कि हम देखें हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, फिर उनके आगे मल्टीपल ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में भी क्या है, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और मल्टीपल पर्सन्स हैं जो कि मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि हमारा जो बजट है वो डेविएट कर रहा है, वो किस रीजन पे डेविएट कर रहा है, तो ये फाइंड आउट करना कोई ईजी काम नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अगर जो कंपनी है, ठीक है, वो इफिशिएंटली जो है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखना चाहती है तो वो 3 चीज़ों पे फोकस करती है। वो 3 चीज़ें हमारी क्या है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू, ठीक है, कि हमारी कॉस्ट क्या है, हमारे पास रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, उसके बाद जो प्रोजेक्ट है उनकी कॉस्टिंग क्या है, आपकी सेल्स कैसे कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले अगर हम कॉस्ट एंड रेवेन्यू की बात करें तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू में जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो किसकी वजह से आता है, ये जो फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारे बजट में, उसकी वजह से आता है प्रॉब्लम। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो इसमें हमारा क्या है, एनुअल बजट एंड स्टाफ हायरिंग, ठीक है। एनुअल बजट अगर आपने एक साल के शुरू में, ठीक है, पूरे आपने 12 महीनों का एक बजट बना दिया, ठीक है, और लेकिन आपने स्टाफ हायरिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया। समटाइम ऐसा होता है कि आपको नए बंदे चाहिए होते हैं, आपको ज्यादा आपको स्टाफ जो है आपने उसको इंक्रीज करना है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि आपने स्टाफ जब हायर करना है तो ऑब्वियसली आपने उसको पे देनी है। तो अगर ये आपने अपने बजट में इंक्लूड नहीं किया तो वो क्या करेगा कि आपका जो बजट है वो फ्लक्चुएट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, लार्ज प्रोजेक्ट्स कॉस्ट डेविएशन इन बजट। ये हमारे जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि उनका कैश जो है, उनका जो चेक है वो लेट हो जाती है, ठीक है। और वैसे भी हमारे लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं, इसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा जो है हमें डेवलपर चाहिए होते हैं, उसके बाद हमें कोई टेक्निकल इक्विपमेंट चाहिए होता है, कोई ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो इन सारी चीज़ों पे क्या होता है कि आपका जो बजट है वो डेविएट कर जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन। फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है कि जब भी आपने कोई रिपोर्ट बनानी होती है, ठीक है, कोई एस्टिमेशन करनी होती है और आपने ऐसे प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन करनी होती है जो कि फिक्स प्राइस है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, हम फॉरवर्ड बेस पे एस्टिमेशन करते हैं, हमने कभी भी प्रीवियसली रिकॉर्ड को नहीं देखते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने ये कहा है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट लिया है इसको नेक्स्ट मंथ तक कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या होगा, आपने बजट भी उसी के अकॉर्डिंगली आपने सारा कुछ उसको एस्टिमेट किया होगा, लेकिन क्या होगा कि नेक्स्ट मंथ तक जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा तो इस सिचुएशन में आपका प्रोजेक्ट जो है वो डेविएट करेगा, आपका बजट डेविएट करेगा।
नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोजेक्ट कॉस्टिंग। इसके बाद जैसे कि हमने देखा है कि हमने ओवरऑल बजट अपना जब कैलकुलेट किया है तो वो कोई इतना इफिशिएंट नहीं है। तो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में क्या आएगा कि हमने ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन है उसकी बजाय हम क्या करेंगे कि हम उसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उसको इंडिविजुअली देखेंगे, ठीक है। हम उसको इंडिविजुअली उसकी जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर जो हमारा कॉस्ट है और रेवेन्यू है उसका हम जो हमारा ग्रॉस मार्जिन है उसके अगेंस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब उसके अगेंस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस मार्जिन हमका क्या होता है कि जो हमारा डिफरेंशिएट होता है बिटवीन टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। जितनी भी आपकी कॉस्ट लगी है, ठीक है, उसमें से आपने रेवेन्यू को सेपरेट कर लेना है। तो इससे आपका जो कॉस्ट है या आपका जो बजट है वो इफिशिएंटली डिराइव हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये भी कोई जो है ये हमारी जो एस्टिमेशन होती है वो भी इजीली परफॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है सेल्स। अब सेल्स में हमने ये देखना है कि सेल्स में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमने जो रेवेन्यू है उसको कैसे इंक्रीज करना है। तो रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब इसमें क्या है, पहला फैक्टर इसका क्या है कि आप जो है जो आपके चार्ज रेट है आप उसको इंक्रीज कर लें, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है कि जो आपका स्टाफ है उसको आप बेटर यूटिलाइज करें, ठीक है। मीन्स आप उसके लिए प्रॉपर प्लान करें और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आप अपने स्टाफ को यूटिलाइज करें। और उसके बाद क्या है कि अगर आपके पास जो स्टाफ है, ठीक है, वो कम पड़ रहा है तो आप अपने स्टाफ को इंक्रीज करके अपनी डेवलपमेंट को जो है वो थोड़ा बढ़ाएं। तो जैसे ही आप अपने डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे उसी बजट के अंदर रह के, या फिर जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ 1 या 2 लेवल तक आपको अपनी जो वर्क है उसको बढ़ाने की जरूरत होगी। तो जहां पर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वहां पर आप 2 बना सकेंगे। तो अगर आप उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपका रेवेन्यू क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद क्या है, और सेकंड हमारी चीज क्या है कि हम रेवेन्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि आपको सेल्स पोजीशन के थ्रू, ठीक है। अब सेल्स पोजीशन में क्या है कि आपको जो स्टाफ रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि वो किस रेट पे काम कर रहा है, ठीक है, वो कितने घंटे के लिए काम कर रहा है, उसकी कमिटमेंट क्या है, वो कब तक जो है वो हमारी कंपनी के साथ अटैच्ड है। इसके बाद क्या है कि ये जो हमारी सेल्स है बेसिकली इसको हम कैसे असेस करते हैं। इसके लिए हमारे पास 2 रिपोर्ट्स होती हैं। कौन कौन सी हैं, पहली है हमारी कंफर्म्ड सेल्स रिपोर्ट, दूसरी है हमारी सेल्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स। कंफर्म सेल रिपोर्ट्स में क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद मल्टीपल मीन्स हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस हैं। हर सेक्शन को हमने ग्रेडिंग दी हुई है कि ये ग्रेड 1 है, ये ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 3 है, ये ग्रेड 4 है। तो हर ग्रेड 1 को पता होना चाहिए कि कंपनी उससे कितना रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जितना कंपनी से रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रही है, अगर वो उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो ये सारी डिटेल जो होगी वो आपकी कंफर्म सेल्स रिपोर्ट में आएगी। उसके बाद सेल्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में जो कि आपको क्या शो करती है कि ये जो हमारी सेल है उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो भी आपकी सेल है उसमें उसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो किसमें आएंगी, आपकी सेल्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट में। आफ्टर दैट हमारा लास्ट टॉपिक है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर फ्यूचर। हम ये देखते हैं, ठीक है, हम अपनी कंपनी के लिए ये सोचते हैं कि हमारा फ्यूचर में हमारी कंपनी कहाँ पे स्टैंड कर रही होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जो सक्सेसफुली रन कर रही हैं वो कैसे रन कर रही हैं कि उन्होंने ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की है, ठीक है, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट भी किया है, ठीक है। उनके स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि अगर हमारा ये ऑब्जेक्टिव है उसके लिए हमने कैसे प्लान करना है, उस ऑब्जेक्ट को हमने कैसे गेन करना है, ठीक है। अब ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है इसमें जो है ये 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला एस्पेक्ट्स क्या है कि आपके पास लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए, ठीक है। आपने हमेशा नेशनल लेवल पर नहीं रहना, आपने बल्कि मल्टीनेशनल पे जाने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट आपका क्या है कि जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम्स जो आपको ये लॉन्ग टर्म जो आपके गोल है उनको उनकी अचीवमेंट में प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो आपने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। अब लॉन्ग टर्म में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले ये आता है कि एक्सपेंशन प्लान। एक्सपेंशन प्लान का मतलब क्या है कि आपने अपनी कंपनी को हमेशा एक्सपैंड करना है, ठीक है।
जैसे कि पहले मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये जो एक हमने साइनाइड कंपनी ली है वो क्या, उसकी सिर्फ 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है। वो 3 कंट्रीज में अगर हमने ये कहना है कि अगर हम इसको मल्टीनेशनल पे लेके जाएं, ठीक है, और मल्टीपल कंपनीज में हम इसकी ब्रांचेज ओपन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। इसके बाद क्या है, कंपनी का इमेज क्या है। जैसे कि इस कंपनी का इमेज पहले से ही अच्छा है, किस लिए कि इसकी ये जो है ये हाई क्वालिटी पे वर्क कर रही होती है, इसके जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हाई क्वालिटी पे बेस्ड कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, प्रोडक्ट मिक्स में प्रॉब्लम आता है। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है, पहला इसमें आता है फी बेस्ड रेवेन्यू, जो कि हर कंपनी है ऑलरेडी फी बेस्ड रेवेन्यू पे काम कर रही होती है। मींस क्या है इसका फी बेस्ड रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट बनाना है, फिर आपको उस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या होगा, चार्ज दिया जाएगा। मींस फी बेस्ड, आप कुछ ले रहे हैं, आप लेने के बाद क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। और पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आता है कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होती है। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, आपने एक सॉफ्टवेयर बना लिया, अगर आपने उसी सॉफ्टवेयर के मल्टीपल वेरिएंट्स बनाएंगे तो ये बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा, पैकेज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और जो रियल रेवेन्यू या ज़्यादा आपको जो बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए वो पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम होता है कि आपको स्टार्ट में इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है बहुत ज़्यादा। तो आपकी जो कंपनी होती है, ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी फी बेस्ड रेवेन्यू पे काम कर रही है। इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि उसने फी बेस्ड रेवेन्यू के साथ साथ पैकेज सॉफ्टवेयर भी डिलीवर करना है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एनाटॉमी ऑफ सॉफ्टवेयर हाउस को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में अपना नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।